की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और अब तक जोबट विधानसभा में 28.55% मतदान हो चुका है। अब तक पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहां 34% से ज्यादा मतदान हो चुका है। रैगांव में 33%, तो खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में 25.23% मतदान पूरा हो चुका है। और पृथ्वीपुर में हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से महिलाएं यहां पर महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और मतदान के लिए पहुंच रही थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों में लगातार लोगों का आना जाना जारी है। अब तक पृथ्वीपुर विधानसभा में 34.52% मतदान हो चुका है। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले पंकज जी, यही जानना चाहेंगे, जब हम कैंपेनिंग की बात कर रहे थे, लगातार कैंपेनिंग में दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, कहीं ना कहीं जब अब जनता से संपर्क होता है तो जनता की समस्याओं से भी आप अवगत होते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव जो हैं इससे सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता का विश्वास किसके साथ है, जनता का प्यार किसके साथ है, इसकी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ वो इश्यूज थे जो आपके सामने आए? देखिए, जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, कृपा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बिंदु थे पूर्व चुनाव के। पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास और तीसरा बिंदु भी विकास। और हम यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दम ठोक कर विकास की बात इसलिए करते हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे और विकास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और संगठन का लक्ष्य और मंतव्य है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के विकास के कार्य हुए सबके सामने है। अभी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में थे। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जो हमने प्रारंभ किया है, पैसा एक्ट लागू करना। 1996 का एक्ट है, 2003 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पर सरकार ने लागू नहीं किया। 11 प्रावधान पहले लागू किए और 4 बड़े प्रावधान। अब ग्राम सभा सशक्त होगी, ग्राम न्यायालय होगा, ग्राम आदिवासी क्षेत्र के ग्राम के जो विषय हैं, चाहे वो राजस्व के विषय हो या वन के विषय हो, वहीं निपटारा होगा। वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, आदिवासी बहन बेटियों को यदि पढ़ना लिखना, उच्च शिक्षा के लिए जाना है, देश जाना है, विदेश जाना है, सरकार खर्चा उठाएगी। और एक अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने किया है कि 89 आदिवासी ब्लॉकों से शुरू हो रहा है कि आदिवासी के घर तक अनाज पहुँचाने की व्यवस्था, रोजगार का अवसर आदिवासी भाई बहन को। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो सारे मध्य प्रदेश में लागू योजना, भूखंड, मुख्यमंत्री भूखंड अधिकार योजना, कि आवास की योजना मानी प्रधानमंत्री जी की योजना और भूखंड की योजना मानी मुख्यमंत्री जी की योजना। और उसमें भी सेग्रीगेशन किया है कि यदि एक परिवार में यदि आप विवाहित हैं तो आपको अलग मानकर एक अलग भूखंड दिया जाएगा। निजी भूखंड यदि आवश्यकता पड़ी तो वो भूखंड खरीदे जाएंगे। लाडी लक्ष्मी 40 लाख से ज़्यादा बहन बेटियां मध्य प्रदेश में उपकृत हो चुकी हैं। गेहूँ उपार्जन मध्य प्रदेश सबसे अधिक संपन्न है। संबल योजना प्रारंभ की गई है। कल 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए लोगों के खाते में। जिस क्षेत्र में आप बातचीत करें, मध्य प्रदेश की सरकार ये कोशिश कर रही है कि सर्वहारा वर्ग का विकास हो, सबका विकास हो। कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश में अन्न वितरण का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। 7 करोड़ टीकाकरण का उद्देश्य आज नंबर पूरा होगा मध्य प्रदेश में। आज 7 करोड़ टीके मध्य प्रदेश में। हमारी आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग 5-6 करोड़ यानी 5 करोड़ 95 लाख लोग पात्र हैं। 6 करोड़ के आसपास लोग पात्र हैं। 7 करोड़ यानी डबल डोज मिलाकर। अब जिनकी डबल डोज नहीं, उनके लिए 15 तारीख से घर घर अभियान शुरू हो रहा है। 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस शुरू हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। कांग्रेस को ये पता ही नहीं है कि जनजाति क्या और मूल निवासी क्या, आदिवासी क्या। वो इंडिजिनस जो ट्राइबल में अंतर नहीं समझते। और क्या स्थिति है कांग्रेस में? कांग्रेस में अरुण यादव जी जैसे राजनेता कह रहे हैं कि मेरी फसल लूट ली जा रही है, ये 18 से लूट रही फसल मेरी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा पारिवारिक कारणों से। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और कौन नेता थे प्रचार में? कमलनाथ जी आते थे, झलक दिखलाई चले गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने श्रम किया, क्योंकि हमारी योजना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक और प्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में चुनकर आना चाहिए, ताकि विकास की जो धारा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने से बाधित होने की संभावना है वो समाप्त हो, सामंजस्य हो। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, सरकार में प्रतिनिधि। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 1.5-2 साल बचे हैं
सरकार की क्षेत्र को अंतर नहीं पड़ना, पर यदि उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुनकर आता है तो न केवल मैं आश्वस्त हूं अपितु निश्चिंत हूं कि विकास की जो द्रुत गति है वो और तीव्र होगी। हम श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ में परिवर्तित करेंगे और यही सारे विषय थे, बिंदु थे शुभांगी, जिन पर जनता के बीच हमारी चर्चा होती थी और उन पर हमने काम किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से सरकार हमेशा दावे करती है, विकास की बातें करती है और कई योजनाएं भी हैं जिससे हितग्राहियों को लाभ भी पहुंचा है। पंकज जी आपके पास पंकज जी आपके पास आ चुके हैं। अब अविनाश जी से मैं बात करूंगी, माफ कीजिएगा। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जोबट की बात करें, जोबट विधानसभा की, तो लगातार हमने ये चीज देखी है कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत की बात कांग्रेस के प्रत्याशी करते आए हैं। और अभी हमने जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है वो भी आपको बताया, 28.55% यहाँ मतदान हो चुका है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या जोबट की जो सीट है इस बार कांग्रेस के खाते में ही आएगी? देखिए शुभांगी, सिर्फ जोबट तो पूर्व से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। सिर्फ जोबट ही क्यों, हम चारों सीटों पर, तीनों विधानसभा, एक लोकसभा, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। आप देखें, क्योंकि शुभांगी जी, इसमें समझने वाली बात है ये है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं उपचुनाव? हो रहे हैं क्योंकि इसमें जो चारों, जो 3 सम्मानित विधायक और एवं एक सम्मानित स्वर्गीय सांसद, चारों लोग कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। और अगर कोरोना से इतने बड़े जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, इससे समझ में आता कि आम जनता का क्या हाल रहा होगा। कोरोना में सरकार की व्यवस्थाएं किस तरह की रही शुभांगी जी, हमने खुद देखा किस तरह से ऑक्सीजन की कमी निरंतर रही, रेमडेसिविर की कालाबाजारी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग निरंतर करते रहे। शमशान घाटों पर आपने देखा लाइनें लगनी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही शवों को जलाने की। तो ये सारे मुद्दे हैं इस उपचुनाव में। और सबसे बड़ा मुद्दा है शुभांगी जी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। डीजल पेट्रोल की कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा निरंतर करी, जो आज शिवराज जी के भी भाषण में सुन रहा था, सम्मानित पंकज चतुर्वेदी जी भी यही बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, आप कह रहे हैं हम बहू बेटियों के, उनके हितों की रक्षा, लेकिन आप मुझे बताएं, 17 साल से जनाब आप यही बातें कर रहे हैं। 17 साल से आप में खेती तो लाभ का धंधा नहीं बनी। हाँ, खेती उपकरण या उनकी लागत जो, उसमें जरूर सरकार ने और व्यापारियों ने दुगने तिगने लाभ कमा ली, लागत जरूर बढ़ गई है। आप कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, कैसी लाडली लक्ष्मी योजना? 26,000 आप देते थे, आप याद कर लें, 2014 के बाद उनके खाते में पैसे तक जमा नहीं किए गए। कमलनाथ जी की सरकार ने आके उस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया। तो ये सारी चीजें हैं। शिवराज जी की देखिए शुभांगी जी, सिर्फ घोषणा है। जिस तरह की बातें आज वो कर रहे थे वो बातें पूर्व से कर रहे हैं। और जहां तक आदिवासियों के हितों की बात है, आज उनको बिरसा मुंडा जी याद आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप तो उनको वनवासी कहते हैं, आप तो उनको आदिवासी कहते ही नहीं। हमने तो, कमलनाथ जी की सरकार ने आदिवासी दिवस पर एक छुट्टी की घोषणा की थी, आपने वो भी बंद कर दी। हमने तेंदू पत्ता का रेट जो 1 कुंटल का बढ़ाकर हमने 300 रुपये ज़्यादा किया था, आपने वो भी कम कर दिया। तो सबसे बड़ी बात शुभांगी जी, ये देखें, ये जो 4 उपचुनाव हैं, ये आम उपचुनाव नहीं है, ये बड़े विशेष उपचुनाव है। इससे आपको जनता की नब्ज पता चलेगी, इससे आपको ये मैं कहूँगा सत्ता का सेमीफाइनल है शुभांगी जी, ये सत्ता का सेमीफाइनल है 2023 के लिए। और एक आप आश्चर्य करें, जनता ये भी दिमाग में रखेगी, कोरोना काल है, आप निरंतर जिस तरह से जनता पर उपचुनाव का भार लाद रहे हो, 117-18 का पेट्रोल आप बेच रहे हो और जनता पर आप चुनाव, क्योंकि आपने फिर एक विधायक तोड़ लिया हमारा, सचिन बिरला, आपने फिर, अब आप कहोगे कि वो तो कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद। अरे साहब, अंतर्द्वंद अपनी जगह। अगर आप सच्चे हो, अगर आप जनतंत्र के हितैषी हो, तो आप बार बार जनतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि जनता ने तो उसको चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी। अब आप कुछ भी कर लो। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपने दोनों ही पार्टियों के प्रचार प्रसार को देखा होगा, ताबड़तोड़ रैलियां हुई और दिग्गज नेता जब उतरे और जनसंपर्क किया तो कई इश्यूज सामने आए। और जिस तरह से पंकज जी ने भी अभी कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, लेकिन अवनीश जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। आपने तो दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग भी देखी है, किस तरह से देखते हैं? वोटिंग प्रतिशत भी अभी हमने बताए हमारे दर्शकों को, किस तरह से क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपको? जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो हमेशा से वही मुद्दे हैं, कोई नए मुद्दे नहीं होते। चुनाव के समय सिर्फ उन मुद्दों पर जनता का एक जो स्वर है वो सामने आता है। मुद्दे हमेशा हल नहीं होते। जो चुनाव में जो बातें की जाती हैं वो बातें पूरी नहीं होती, क्योंकि सरकार जिस प्लानिंग की बात करती है, जिस वेलफेयर वर्क की बात करती है, वो हम ये देखते हैं कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कमलनाथ जी की, या अभी शिवराज जी की सरकार है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। आप
पैसे नहीं है तो आप कोई काम कैसे करेंगे, जनता के मुद्दे हल कैसे होंगे। आप देखिए कि मध्य प्रदेश देश में हर चीज में जो है सबसे महंगा है। आप जो है पेट्रोल डीजल की दाम तो छोड़ दीजिए, आप रजिस्ट्री हो या जो दूसरी चीजें हों, उन सब चीजों में बिजली भी मध्य प्रदेश में बहुत महंगी है। तो मुद्दे तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन उन मुद्दों आपके पास विकल्प नहीं होता। दो राजनीतिक दल हैं, आप कभी कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और इन दोनों के बीच में आपके मुद्दे कुछ दिनों के लिए ठंडे हो जाते हैं, नए चुनाव में फिर वो उभरते हैं और फिर वही बातें हम सुनते हैं, चाहे मुख्यमंत्री करें, केंद्रीय मंत्री करें, नेता प्रतिपक्ष करे, कोई भी बात करे, लेकिन उन मुद्दों का हल जो जड़ मूल से हल हो जाए, स्थायी समाधान हो जाए। आज भी यदि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई मध्य प्रदेश में कितने साल हो गया। आप नाम बदल देते हैं योजनाओं के और चीजें वही रहती हैं। तो नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार भी आपको यदि देना है तो रोजगार के लिए भी आप नई योजनाएं घोषणा मत करिए। आप एक ऐसी योजनाएं सामने रखिए जिसको आदमी अपने, जिसे कहते हैं ना कि करियर के हिसाब से, करियर के रूप में जिन चीजों को अपना सके, वो उस तरह की शिक्षा दीजिए आप, और उसी तरह के लोग तैयार करिए जो संसाधन आपके पास हैं। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकते, वो तो सभी को मालूम है, आज नहीं मालूम, काफी सालों से मालूम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना है तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में भी तो अवसर होना चाहिए। आप लोगों के जो है, हम देखते हैं कि बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, अन्य राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? हमारे राज्य में संसाधन उपलब्ध नहीं है। ये मुद्दे आज के नहीं है, इन चुनावों के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे निरंतर चल रहे हैं और आगे इन चुनावों के खत्म होने के बाद आम चुनाव के वक्त भी हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। जी दिनेश गुप्ता जी, और जिस तरह से आपने समझाया कि मुद्दे जो हैं वो वही रहते हैं, चुनाव बदलते हैं, और यही आशा की जाती है कि जो वादे किए जाते हैं या जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जनता जब मतदान करने जाती है तो जनता का यही मन रहता है, यही मकसद रहता है, यही आशा रहती है कि जो भी वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाए। और जिस तरह से आपने समझाया है, बहुत सही बात कही है कि मुद्दे तो वही रहते हैं, चुनाव बदलते हैं, लेकिन हमें उस ओर फोकस करना चाहिए किस तरह से जनता के लिए विकास हो सके और जनता इससे लाभान्वित हो सके। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।